हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाई DC सर। इस चैनल पर हम आप सभी के बेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब लगभग हम मध्यकाल को समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद लगभग जो ल्यूसेंट की टेबल्स दी हुई है वो मैं आप सभी को याद कराऊंगा। याद करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं साथियों, अगर आपका लक्ष्य MPPSC 2025 है तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ें या किसी और सीरीज के साथ जुड़कर अपने बेस को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से हमें रिवीजन करना होगा, ना कि उस दिन से हम तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर जो हल्के फुल्के से सब्जेक्ट है, कुछ बचे हुए सब्जेक्ट हैं, उनको हमें पढ़ना रहेगा। जैसे हम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ पाते हैं, करंट अफेयर्स हम छोड़ कर रखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स 10 नंबर का होता है और ये उसी टाइम पढ़ना चाहिए जब एग्जाम आ जाती है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स की लिमिट है ना, कितना पढ़ोगे तो वो उसी से तय होती है। आप सभी को विशेष रूप से बता दूं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन हमने बना लिया है जिसका नाम PSC बाई DC सर ही है। इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले सारे कंटेंट को आप PDF फॉर्म में इस एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको प्ले स्टोर में PSC बाई DC सर लिखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे और जानेंगे कि इसे विजयनगर क्यों कहा गया। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल बिंदु पर आते हैं, भाव को समझते हैं कि ये क्या स्टोरी थी। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका मैं तैयार करूं। हमने अभी तक ये पढ़ लिया है, या मध्यकाल के इतिहास में हम ये समझ चुके हैं कि ये जो भारत देश है, यहां मध्यकाल में कुछ आक्रमणकारी अर्थात 700 के बाद, 700 ईसा पूर्व के बाद में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल तक बहुत सारे आक्रमणकारी आते हैं। वो इस रास्ते से आते हैं, यहां से चलते हुए। तो पहले वो इस क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, धीरे धीरे अपना प्रसार यहां तक करते हैं। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है, या कहें कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वो इनकी एक लिमिट बन जाती है। इसके बाद ना तो ये इस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर पाते हैं और ना ही दक्षिण भारत पर पूरा कब्जा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण भारत है और जिस पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। यहीं पर मसाले पैदा होते हैं और इन्हीं मसालों की खोज में अब पुर्तगाली आएंगे। लेकिन उससे पहले, जब से पहले हम अंग्रेज पढ़े, फ्रांसीसी पढ़े, पुर्तगाली पढ़े, उससे पहले ये तो समझ लेते हैं कि इस क्षेत्र पर हो क्या रहा था, इस क्षेत्र पर किसका शासन चल रहा था। जब उत्तर में दिल्ली सल्तनत जैसी कोई बहुत बड़ी सल्तनत जैसा सिंहासन चल रहा था, तो दक्षिण में उस समय एक बहुत बड़े से साम्राज्य की शुरुआत होती है, जिसे हम विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। अब मैं समझाने वाला हूं कि विजयनगर कैसे बना, इसका नाम क्यों विजयनगर पड़ा। थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि विजयनगर कहां था। तो विजयनगर जो है वो आज के तारीख में जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, इन सभी चारों पांचों राज्यों में था। और ये कृष्णा कावेरी नदियों के क्षेत्र या डेल्टाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। पहले शुरुआत में इनका कब्जा केवल छोटे क्षेत्र पे था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने विकास करके पूरे क्षेत्र में फैलाया। अब आप यहाँ याद रखेंगे कि एक शहर है जिसका पुराना नाम हम्पी था। वहां पर दो भाई जिनका नाम है हरिहर और बुक्का। क्या नाम है? हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का जो हैं वो एक साम्राज्य की स्थापना करेंगे अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से ये एक साम्राज्य की या एक सल्तनत की शुरुआत करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। देखिए, जब उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा था, तो उस समय एक सल्तनत काल आता है मोहम्मद बिन तुगलक का समय, या तुगलक का जमाना, या तुगलक का शासनकाल। और उसमें MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल था वो सबसे बड़े सिंहासन का या सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला काल रहा।
उस समय दक्षिण भारत में एक अलग ही व्यवस्था थी। यहाँ छोटे 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 अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दक्षिण भारत में भी आक्रमण करता है और वहां के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना, अर्थात जबरदस्ती उनको गुलाम बनाकर फिर मुसलमान बनाने की परंपरा दक्षिण भारत में शुरू होती है। और यहाँ दो लड़के कॉमन से, सामान्य से लड़के हरिहर और बुक्का होते हैं जिन्हें दास बना लिया जाता है। शुरुआत में ये जिस भी राज्य का हिस्सा थे, जानने की जरूरत नहीं है, मैं नाम बता दूंगा। ये एक कहानी बनानी है कि एक राज्य पर आक्रमण होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, और वहां के जितने भी युवा हैं उन सबको दास बना करके दिल्ली ले जाया जाता है, सबका धर्मांतरण किया जाता है और हरिहर और बुक्का जो है वो दिल्ली चले जाते हैं और दास बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनकी मेंटेलिटी को चेंज करके इन्हें मुसलमान बना दिया जाता है। ये मुसलमान बन जाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता था तो उसे दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल कर लिया जाता था। अब ये सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए फिर से दक्षिण भेजे जाते हैं, क्योंकि इन्हें दक्षिण की बहुत जानकारी थी, शरीर से ताकतवर थे, मस्तिष्कधारी थे, समझ उनमें बहुत अच्छी विकसित हो चुकी थी। जब ये दक्षिण में आक्रमण करने जाते हैं तो इन्हें एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है विद्यारण्य। क्या नाम है? विद्यारण्य। तो विद्यारण्य गुरु जो है वो इनको फिर से समझाते हैं कि बेटा तुम ओरिजिनली हिंदू हो, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है, तुम्हारे जीवन के नैतिक मूल्य ऐसे हैं, तुमने किसी के दबाव में अगर अपने जीवन को जिया है तो तुमने कुछ नहीं जिया है। और फिर इनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, तब इनका शुद्धिकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? शुद्धिकरण कराया जाता है। तो ऊपर से तो निकले थे मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन को फैलाने के लिए, लेकिन दक्षिण में जाकर विद्यारण्य गुरु के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये फिर से हिंदू बन जाते हैं या फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं और फिर कसम खाते हैं कि अब हम इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को हिंदू साम्राज्य में बदलेंगे। और फिर शुरुआत होती है विजयनगर की स्थापना की। दिमाग में आइडियोलॉजी समझो कि विजयनगर को इन्होंने क्यों बनाया। इसलिए बनाया, ऐसा नगर जो मुसलमानों के क्षेत्र में बदल चुका है उसे फिर से हिंदू में बदला जाए और फिर हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की विजय हो, इसलिए उसे विजयनगर कहा। क्योंकि इन्होंने उसे जीता था इसलिए विजयनगर नाम रखा गया। बहुत दिमाग में कॉन्सेप्ट इस जमा लो इस बात को, आपके दिमाग में एक स्टोरी सेट हो गई होगी। तो अब ये जो हरिहर और बुक्का यहाँ से एक शासन की शुरुआत करते हैं, वो धीरे धीरे इस बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। लगभग 4 अलग अलग वंश, 4 अलग अलग वंश क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने एक कोड बनाया था, आपको सबको याद होगा। ये कोड हमारा था गुल खिला तू से लो मुगल। ऐसे हमने याद किया हुआ है कि हमने याद किया कि गुलाम वंश आया था, फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था और सैयद वंश आया था, फिर लोधी वंश आता है। तो ये जिस प्रकार वंश उत्तर भारत में चल रहे थे, सेम टू सेम पैटर्न पे दक्षिण भारत में भी वंश शुरू होंगे, जो कि विजयनगर में आएंगे या विजयनगर में 4 वंश शुरुआत में होंगे। सबसे पहले ये अपने पापा के नाम पर, संगम के नाम पर संगम वंश की शुरुआत करते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो सालू वंश के कहलाते हैं, या सालू फिर वंश आता है, फिर तुलु वंश आता है और फिर आखिरी में आरविडू वंश आता है। ये शब्द आपको नए लग सकते हैं लेकिन हमें याद करना है। देखिए मेरे बच्चों, मेरे साथियों, हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरह शून्य मानकर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आजकल के जो पैटर्न है एग्जाम के, उसमें दक्षिण भारत की हिस्ट्री से प्रश्न आने लगे हैं। तो आपको कृष्णदेव राय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए अकबर है। भले ही से हमारी जो कम्युनिस्ट या अलग प्रकार की जो सोसाइटी थी उसने इतिहास के 2 हिस्से किए और उसमें से केवल मुस्लिम आक्रमणकारियों के या जो ये बाहर के आक्रमणकारियों के इतिहास है इसे भी पढ़ाया गया। हमारा जो मूल इतिहास था उसे छुपा लिया गया। लेकिन अब वो दौर है जब हम में जागरण हुआ।
तो हमें इस इतिहास को भी उतने ही महत्व के साथ पढ़ना है जिस इतिहास के साथ हम उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत शांति से यहां से अब आपकी क्लास शुरू करते हैं, आप पढ़ना शुरू करें। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपके दिमाग में सेट कर दिया है, अब एक एक फैक्ट एक एक बात के रूप में इसे समझे। संगम के 5 पुत्र होते हैं। संगम एक व्यक्ति है जिसके 5 पुत्र हैं, में से हरिहर और बुक्का, ये 2 इंपॉर्टेंट भाई हैं। हरिहर और बुक्का इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में करेंगे। किसमें करेंगे? देखो 36 का आंकड़ा है ना, ऐसे हम याद करते हैं ना, किसी से हमारी दुश्मनी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। ये कभी सोचा कि 36 के आंकड़े को 36 ही क्यों कहा जाता था? क्योंकि हिंदी भाषा में जब हम हिंदी लिखते थे तो उसमें 36 ऐसे लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? 36 जो है वो इस तरीके से लिखा जाता था। तो जब हमारे एक विचार किसी व्यक्ति से ना मिले, हमारी उससे दुश्मनी हो जाए, तो 2 अलग अलग लोग एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, और यहाँ 3 और 6 उल्टे एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं, इसलिए कहा जाता है 36 का आंकड़ा। तो इस 36 के आंकड़े में ही 13 से बन जाएगा 1300, और 36 का आंकड़ा हो गया, इसलिए 1336 में हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। कॉन्सेप्ट और तारीख याद हो गई होगी। ये पहले बारंगल के काकतीय सामंत थे। क्या थे ये? पहले बारंगल नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था दक्षिण में, वहां पर पहले सैनिक सेवाओं में थे, और फिर बाद में वहां सामंत बनते हैं, और उसके बाद मंत्री के पद पर काम्पिल्य राज्य में मंत्री बन जाते हैं। दिमाग में सेट हो गया होगा कि शुरुआत में कहां थे। खैर इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न यहां से शुरू होता है, जब एक मुसलमान व्यक्ति जिसका नाम होता है बहाउद्दीन गुरस्पा, क्या नाम है? बहाउद्दीन गुरस्पा। ये बहाउद्दीन गुरस्पा मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधी है, उस पर इसने आक्रमण किया था। तो विद्रोही के शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य राज्य को रोंद डाला। क्या होता है, उत्तर भारत में ये जो वहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति है, ये मोहम्मद बिन तुगलक को मार कूट करके दक्षिण में भाग आता है। वो उसकी शरण जो है या उसको छिपा लेता है। काम्पिल्य का राज्य है, छोटा सा राज्य है। काम्पिल्य पर मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करके उसे समाप्त कर देगा, और वहां के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। इन दोनों भाइयों, जिसमें हरिहर भी है और बुक्का है, को भी बंदी बना लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? बंदी बना लिया गया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जब जैसे इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो इस्लाम वालों को तो सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह में को शांत करने के लिए भेजा गया, जहां उनके गुरु, कौन है गुरु? विद्यारण्य के प्रयत्नों से उनकी शुद्धि हुई। शुद्धि का मतलब यहां समझ लीजिए, बाद में शुद्धि आंदोलन पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत में। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब ये है कि जो जिस धर्म का था उसे उसी धर्म में फिर से लौटाना शुद्धि कहलाता है। तो शुद्धिकरण होता है, और फिर ये जो है वो भारतीय विचारधारा या भारतीय मूल संस्कृति को स्थापित करने की कसम खाते हैं, जिससे शुरू होती है विजयनगर की स्टोरी। इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडो के सामने विजयनगर के पास में विजयनगर अर्थात जीत का शहर की स्थापना की, और इसमें इस एक साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का के अपने गुरु, कौन है? विद्यारण्य, और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार एक व्यक्ति है सायण, जिन्होंने वेदों को सरल रूप में लिखा है, उसे वेदों के भाष्यकार या टीकाकार कहेंगे। सायण बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जब वेद हमने पढ़ाए थे तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सायण ये मिल करके इनके दिमाग को फिर से ठीक करते हैं, इनके अस्थिपंजरों को सेट करते हैं, जिससे ये अब हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का वचन लेकर कसम खा करके, जैसे शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की कसम खाई थी, वैसे हरिहर और बुक्का हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कसम खाकर इस शासन को स्थापित करेंगे। 1336 में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। ये याद रख लेना। इस साम्राज्य में 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। भाई दिल्ली सल्तनत भी तो 1200 से शुरू होकर 1500 तक चलता है, तो 300 वर्ष दिल्ली सल्तनत चला। सेम दक्षिण में 300 वर्ष जो है 1300 से लेकर 1600 तक ये चलता है। उसके बाद औरंगजेब जो है वो इनके क्षेत्र पर कब्जा कर ले, फिर इनका जो साम्राज्य ध्वस्त हो चुका होगा तब तक।
विजयनगर साम्राज्य की अलग अलग राजधानियां रही। इसकी पहली राजधानी जब इन्होंने बनाया था इसे तो ओनेगोंडे थी, फिर उसे विजयनगर में बदला गया। विजयनगर का नाम पहले हस्तिनावत था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। क्या है? हम्पी या हस्तिनावत। वेणुगोंडा बाद में उसकी राजधानी होती है, फिर चंद्रगिरी होती है और अंत में बाद में हम्पी ही फिर से उसकी राजधानी बना दी जाती है। आपके दिमाग में चारों पांचों नाम याद रह जाएं कि भैया जो शुरुआत होती है उसमें ओनेगोंडो इसकी राजधानी होती है, फिर विजयनगर। तो याद रखना एग्जाम में अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी तो पहले आप ओनेगोंडो लगाएंगे, दूसरी राजधानी विजयनगर होती है, तीसरी राजधानी के बारे में आप जब पूछेगा तो आप बेनुगोंडो लगाएंगे, फिर चंद्रगिरी लगाएंगे। ऐसे आपको 4-5 नाम याद रखने रहेंगे, सिंपल है। 4 वंश यहां आते हैं तो वो पहले रट लेते हैं। पहले कौन कौन से? संगम। देखो संगम किसका हो रहा है? एक तो साले का हो रहा है, सालू और तुलु। किसका हो रहा है संगम? सालू और तुलु। ये दो लड़के लड़की हैं, शालू पढ़ते हैं ना हम हिंदी में। शालू एक रोबोट का नाम भी है, तो शालू और तुलु, शालू और तुलु का संगम हो रहा है। क्या हो रहा है? शालू तुलु का संगम। और फिर बाद में आरवीडू हो जाता है। क्या हो जाता है? वो आरवीडू हो जाता है। ऐसे अच्छे नाम है, याद हो जाएंगे। 4 ही तो वर्ड है, इनमें क्या कोड बनाना है? कोड बनाएंगे जबरन परेशान होंगे। तो सबसे पहले संगम वंश आएगा जिसकी शुरुआत हरिहर और बुक्का करेंगे, जो 1326 से 1485 तक चलेगा। आज के वीडियो में 1336 से लेकर 1485 तक कौन राजा रहा, उन्होंने क्या काम किया है, सब मैं बताऊंगा। कल ये बाकी के 3 पढ़ेंगे। सालू वंश में नरसिंह सालू आता है जो केवल 20 साल शासन करता है। तुलु में वीर नरसिंह आता है जो अगले 50-60 साल शासन करेगा। और आखिरी में तिरुमल आता है जो आरवीडू वंश की शुरुआत करेगा और ये 100 साल तक शासन करता है। इस तरीके से लगभग 300 वर्षों तक शासन हुआ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हरिहर बुक्का वाला जो है संगम वंश ही होता है। खैर इसमें खूब महत्वपूर्ण राजा भी आएंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिहर ने, जब पहली बार हरिहर राजा बनता है, बड़ा भाई कौन था? हरिहर। तो पहले हरिहर राजा बनेगा, फिर बुक्का राजा बनेगा। तो 40-50 साल तो ये दोनों मिलकर ही शासन कर लेंगे। तो क्या शासन किया इन्होंने, क्या किया ये समझते हैं। हरिहर प्रथम आया जिसने 1336 से लेकर 56 तक, मतलब 20 वर्ष तक शासन किया। ये याद रख लेना। यह विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक। बहुत अच्छे पॉइंट है, याद रख लेना भाई। उसने अपनी पहली राजधानी ओनेगोंडो को बनाया। किसको बनाया? ओनेगोंडो। और बाद में उसने अपनी राजधानी जो है विजयनगर को बना दिया 1346, मतलब 10 साल बाद 1346 में उसने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, जिससे विजयनगर बड़ा हो गया। शुरुआत में विजयनगर छोटा होता है, भाई होता ही है ना, कोई भी शहर विकसित होगा सबसे पहले छोटा होगा फिर विकसित हो जाएगा। ऐसे ही ये शहर भी है विजयनगर। 1352-53 में हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त कर ली और उस पर भी अधिकार कर लिया, जिससे क्षेत्र जो है पूरे दक्षिण का साम्राज्य बन गया। क्लियर हो गई ये कहानी। अब आते हैं इनका छोटा भाई बुक्का। बुक्का जो है वो इनके भाई के मर जाने के बाद राजा बनता है, अर्थात हरिहर के बाद आएगा बुक्का। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। यह 1346 से ही संयुक्त शासन में शामिल हो गया था, लेकिन भाई के मर जाने पर क्लियरली राजा बन जाता है। तो याद रखना 1336 से लेकर 1377 तक, इन 40 सालों में केवल और केवल ये दोनों भाई मिलकर शासन करते हैं। 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था और ये प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ चुका है, याद रखना। 1377 में उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटा करके उस पर विजयनगर साम्राज्य को फैला दिया। याद रखना ये इतने अच्छे राजा थे कि रामेश्वर तक फैल गया था इनका साम्राज्य। और तमिल और चेर जो पुराने राज्य थे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के चारों राज्यों में इनका बोलबाला हो चुका था। उसने बहमनी, अभी ये साम्राज्य एक और बचा हुआ है, बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उससे समझौता कर लिया कि भाई अब अपन नहीं लड़ेंगे। और कृष्णा और तुंगभद्रा, जिसके क्षेत्र को रायचूर कहते थे, उन नदियों का जो दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, उस पर भी इनका अधिकार हो गया, या इस दोआब पर भी इनका अधिकार हो जाता है। खैर ये बहुत डीप में मत जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही समझो। आगे आते हैं। मतलब देखो शुरुआत वाले जो दो भाई हैं वो बहुत ज्यादा काम ना करते हुए
करेंगे। अब यहां से शुरुआत होगी क्योंकि इनका उद्देश्य तो हिंदू धर्म की पुनः स्थापना है। तो यहां से समझो, धार्मिक दृष्टि से उन्होंने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया कि इस धर्म को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, और वेदों के मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? तो वेद किताबों में लिखे हैं, किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं, और बुक से बनेगा बुक्का। तो बुक्का जो है उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, क्या लिखा है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, मतलब वेदों के मार्ग को फिर से स्थापित करेंगे, ऐसी कसम खाई और ऐसी ही उपाधि धारण की। जैसे दयानंद सरस्वती वेदों की और लोटो का नारा देंगे, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करेंगे। परंतु उसने जैन, बौद्ध और ईसाई, मुसलमान आदि सभी को भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी, क्योंकि हिंदू धर्म है ही ऐसा, वो किसी और के साथ भेदभाव करना ही नहीं चाहता, सहिष्णुता की नीति अपनाता है, इसे इन्होंने भी अपनाई। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। बुक्का प्रथम ने के समय कृष्णा नदी पर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं मान ली गई कि जो कृष्णा नदी है उसके उत्तर का बहमनी और दक्षिण का जो है वो विजयनगर, ऐसी सीमाएं तय हो गई। और आगे बढ़ते हैं, अब हरिहर द्वितीय आता है। देखो पहले आया हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय। तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक सबसे पहले दो भाई हैं हरिहर, तो हरिहर आ गया, फिर आ गया बुक्का, और फिर इसका जो बेटा आएगा उसका नाम अपने बड़े भाई के नाम पर ही हरिहर रख देंगे, लेकिन राजा बना इसलिए हरिहर द्वितीय के नाम से उसे पढ़ा जाएगा। याद रख लेना, सबसे पहले आया हरिहर, फिर आया बुक्का, और फिर वापिस हरिहर आता है। याद रखना, फिर से हरिहर जो कि छोटा है, बच्चा है, हरिहर द्वितीय कहलाएगा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। याद रखना, कौन सा दक्षिण भारतीय राजा जो पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा? महाराजा धीराज का मतलब होता है बाकी सब राजाओं का भी राजा। तो इस दक्षिण में जो छोटे मोटे राजा बने थे वो अब इनकी अधीनता स्वीकार करने लगे थे। सबसे इंपॉर्टेंट विजयनगर हो गया था, इसलिए ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को भी जीता और श्रीलंका के राजा से भी राजस्व वसूल किया। याद रखना, किस राजा ने श्रीलंका के राज्य से राजस्व वसूला? तो वो यहां से शुरुआत होती है, यहाँ के सारे राजा टैक्स वसूलेंगे श्रीलंका से। रायचूर दोआब को लेकर उसका बहमनी राज्य से झगड़ा हुआ, परंतु उसमें फिरोज शाह बहमनी नाम के जो राजा थे उन्होंने इसे हरा दिया, इसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष के उपासक थे, किंतु वह अन्य धर्मों के भी पूरी तरह सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इन्होंने जो निर्माण कार्य किए वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि फिर वो भुला जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। वो इस पूरे विजयनगर के एक साथ में पढ़ने वाले हैं हम आखिरी में। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य के बेलगांव और गोवा को जीत लेना है। तो उसका जो गोवा, बेलगांव कर्नाटक में है, जहां अधिवेशन होता है, सबसे युवा व्यक्ति यहां भाग लेता है अधिवेशन में कांग्रेस के, और साथ में गोवा उनसे ये छीन लेता है। क्लियरली याद रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है देवराय प्रथम, ये इंपॉर्टेंट राजा है। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय दोनों बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं, ये याद रखना। और उसके बाद प्रोण देवराय, ये तीन देवराय इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे आप सब लोग। इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूं। अपने राज्य ग्रहण के तुरंत बाद उसने फिरोज शाह बहमनी, जिसने इसके पापा को हराया था, पर आक्रमण का सामना करना पड़ा बहमनी शासक के हाथों, उसकी हार हो गई। उसने हुण, जो कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा है, याद रखना, वहां रुपया नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? रुपया नहीं चलता है, वहां चलते हैं हुण, जो कि मुद्रा का नाम है। तो हुण मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख रुपया हर्जाना जो है वो बहमनी साम्राज्य वालों को दिया। बात समझ में आ गई होगी। उसे सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी, और दहेज के रूप में उसने दोआब क्षेत्र जो है, या दोआब क्षेत्र का जो बांकापुर क्षेत्र है, वो सुल्तान को दे दिया। दक्षिण भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को हराया हो तो वहां अपनी बेटी की सगाई शादी करनी पड़ी हो।
याद रखना, दक्षिण भारत में यह इस प्रकार का पहला राजनीतिक विवाद नहीं था। इससे पहले खारवेल राजा जो हुआ करते थे, जो हम पढ़ते हैं, शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह बेमनी के साथ शादी संबंध बना चुके थे। लेकिन क्योंकि ये साम्राज्य जो है खारवेल वाला क्षेत्र वो छोटा था, वो उड़ीसा वाले क्षेत्र के आसपास छोटा राज्य, इसलिए उसको हम दक्षिण में काउंट नहीं कर रहे हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देवराय ने और क्या क्या किया, तो देवराय ने बांध बनवा करके जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। इंपॉर्टेंट रखना, तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया, वो देवराय ने बनाया है। और उससे उसने जो अपनी राजधानी है विजयनगर, वहां होने वाली जल की समस्या को समाप्त कर दिया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी, याद रखना, निकोलो आंटी, निकोलो कोंटी, ये कब आया, देवता। देखो आंटी जो है ना वो देव जैसी है, आंटी जो चिल्लाने लग जाती तो देवता याद आ जाते हैं हमको, तो निकालो निकल गई आंटी तो देव याद आ जाएंगे। तो निकोलो कोंटी किसके दरबार में है, देवराय प्रथम के दरबार में। रटवा रहा था मैं। विजयनगर की यात्रा की, उसने नगर और उसके नरेश का उल्लेख करते हुए कहा कि विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्रि आदि जैसे उत्सव का भी वर्णन है या यहाँ मनाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये साम्राज्य हिंदू साम्राज्य है और यहाँ ये सब पर्व मनाए जाते हैं, याद रख लेना। देवराय प्रथम विद्वानों का भी महान संरक्षक था। उसके दरबार में हरिविलासम, ये किताब का नाम है हरिविलासम, इंपॉर्टेंट किताब है कि जो कि तेलुगु कवि श्रीनाथ द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीनाथ को संरक्षण इन्होंने दिया और सुशोभित करते थे। उसके मतलब देवराय प्रथम के विषय में कहा गया कि सम्राट ने अपनी राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब होता है महल, क्या होता है, महल, हिंदी में महल मतलब राजप्रसाद के मुक्त सभागार, एक सभागार है जिसका नाम मुक्त सभागार है, में प्रसिद्ध व्यक्तियों को स्थान दिया था। जितने भी जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, विद्वान होते थे, दार्शनिक होते थे, वो सब इसके दरबार में फ्री में खाना खाते थे, रहते थे, निवास करते थे। उनको संरक्षण ये राजा देता था, बहुत दानी व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, देवराय द्वितीय पर आते हैं। देखो देवराय 1 हो गया हमारा, अब देवराय 2 होगा। उसकी प्रजा उसे इम्माडी देवराय कहेगी। इम्माडी देव शब्द का मतलब क्या होता है, इम्माडी देव मतलब प्रोण देवराय भी कहा जाएगा। इसे इम्मादी देव शब्द का मतलब होता है महान, क्या शब्द होता है, महान देवराय। तो महान देवराय कौन सा राजा है, महान देवराय है देवराय द्वितीय, सेम टू सेम उसी का पुत्र है, देवराय द्वितीय कहलाएगा। सामान्य जन उसे हिंदू पौराणिक आख्यानों में इंद्र का अवतार कहेंगे। तो याद रखना, किस राजा को दक्षिण भारत में इंद्र का अवतार माना गया है, देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना गया है, याद रख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके अभिलेखों में उसे ये उपाधि दी गई है गजबेटकर, और ये एमपीपीएससी पूछ चुकी है ये भाई प्रश्न। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि किस राजा द्वारा गजबेटकर की उपाधि धारण की गई थी। तो गजबेटकर की जो उपाधि है वो कौन करता है, गजबेटकर का मतलब क्या होता है, गज माने हाथी, गज माने क्या, गज माने हाथी, क्या होता है, हाथी। तो हाथियों के शिकार करने वाला राजा गजबेटकर कहलाएगा और वो है देवराय द्वितीय। अब देखो इंद्र की उपाधि मिली और इंद्र का हाथी कौन है, इंद्र की सवारी क्या है, हाथी, जिसका नाम है एरावत। इंद्र कौन से हाथी पर सवारी करते हैं, एरावत हाथी पर। तो हाथी से जोड़ लो और इंद्र से जोड़ लो, एक साथ सब याद रह जाएगा, देवराय द्वितीय। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करना, परीक्षा में आ चुका है। देवराय द्वितीय ने इंपॉर्टेंट काम क्या किया, वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए बहमनियों की बराबरी करना चाहता था, इसलिए उसने मुसलमानों को भी भर्ती कर लिया और जागीरें भी दी। तो यहां से फिर से मुसलमानों का कैप्चराइजेशन शुरू हो जाएगा। देवराय द्वितीय जो है के समय फारसी अर्थात ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। देखो देवराय जो है वो रज्जाक भी नहीं करेंगे, मतलब रज्जासी भी देर नहीं करेंगे, इंद्र जो है फटाफट गुस्सा हो जाते हैं। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय आया, देवराय द्वितीय के समय आया, विजयनगर की यात्रा पर आया। यह विजयनगर को संसार का सबसे शानदार शहर बताता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने इसी तरीके से पूछा है कि संसार का सबसे शानदार शहर किससे बताया गया इतिहास में, विजयनगर को। किसने बताया, अब्दुल रज्जाक ने बताया।
कौन है ये ईरानी यात्री है, याद रख लेना। नूनीज ये एक और लेखक है, दार्शनिक है, दूत है, ये जो पुर्तगाली है, ये कहता है कि लान, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तिनसिरिम अर्थात भारत के पास में जो मलाया, जो बर्मा देश हैं, उनसे ये देवराय द्वितीय टैक्स वसूल करता है, इतना बड़ा राजा है, इस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहा है नूनीज। देवराय द्वितीय को 2 संस्कृत ग्रंथों, महानाटक सुधानिधि, ये किताब का नाम है, याद रख लेना, महानाटक सुधानिधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाएगी, और वादरायण के ब्रह्मसूत्र, इन दोनों पर टीकाएं लिखने का गौरव भी प्राप्त है। 2 किताबें याद रखना भैया, महानाटक और सुधानिधि, ये दोनों बातें याद हो गई। अब अगली बात बता रहा हूं, वादरायण जो कि किसके दरबार में थे, देवराय के दरबार में थे, के ब्रह्मसूत्र पर टीका रची है उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं। मल्लिकार्जुन हल्का सा राजा है, 2-3 बातें याद रख लो। उसके समय उड़ीसा और बहमनी राज्यों में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? देखो यहाँ उड़ीसा है, यहाँ बहमनी और यहाँ विजयनगर है। तो विजयनगर जो है वो ये बहमनी साम्राज्य है, ये बहमनी है, ये उड़ीसा साम्राज्य है। उड़ीसा में खारवेल नाम का राजा है। कौन है? खारवेल। जिस कलिंगराज खारवेल के जो अभिलेख मिलते हैं ना, वो यही कलिंगराज खारवेल। तो ये उड़ीसा, ये भी यहाँ आक्रमण करेगा और बहमनी भी आक्रमण करेगा। किसके जमाने में? मल्लिकार्जुन के। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय कहा जाता है, ये याद रख लेना। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ होता है, टूट फूट शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उसका साम्राज्य टूटने लगेगा। चीनी यात्री महुआन, ये याद ही नहीं रखते हम लोग, है ना। चीनी यात्री महुआन जो है वो मल्लिकार्जुन के जमाने में आएगा। कैसे याद करेंगे? महुआन, म से शुरू हो रहा है, तो मल्लिकार्जुन, क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन महुआन के दरबार में आएगा, चीनी यात्री है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी डिटेल पे नहीं जाएंगे। अब आएगा विरूपाक्ष। बस यहाँ कहानी खत्म। सालू वंश की शुरुआत होगी, संगम वंश समाप्त हो जाएगा, यहां तक संगम वंश चलता है। तो विरूपाक्ष जो है वो याद रख लेना, इस वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद अगला वंश कौन सा आएगा, आप सबको याद रखना है। इसके बाद नया शासन, नया सिंहासन जो है स्थापित होगा, जिसे हम सालू वंश कहेंगे। कैसे होता है याद रख लेना। सालू वंश 1485 से 1505 तक 20 वर्ष तक रहता है, 20 वर्ष तक शासन करता है। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति, क्योंकि साम्राज्य टूट रहा है ना, स्थिति अच्छी नहीं है, को देखकर साम्राज्य में एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालू ने इस राजा की हत्या कर दी और खुद को राजा बना दिया। इस प्रकार संगम वंश का प्रथम बाल पहर के द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। बाल पहर माने उसको खत्म किया जाता है और नया राजवंश की शुरुआत होती है, जिसे हम सुलू वंश कहेंगे। आपके दिमाग में इतना हिस्ट्री सेट हो गया हो, कल के वीडियो में हम सुलू वंश, तालु वंश और आरविडु वंश के जो राजा हैं, जिसमें कृष्ण देव राय बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में बातें करने वाले हैं। सब लोग यहाँ तक की हिस्ट्री को अपने दिमाग में सेट रखना, ताकि कल की बातें समझ में आ जाए। आज समझाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। कमेंट करके बताया करें। आप सब लोगों को टेस्ट का ऑप्शन दिया जा चुका है, उसमें कुछ टेस्ट जो हैं वो निःशुल्क भी हैं। आप टेस्ट नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो निःशुल्क वाले कुछ हैं एप्लीकेशन, कुछ टॉपिक है, उनको यूज करके, उनका उपयोग करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इंदौर में ये चिकनगुनिया, डेंगू, फेंगू ज्यादा फैल रहा है, तो पानी पीने और मच्छरों का विशेष ध्यान रखें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।